Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी ये 9th क्लास की 44th वर्कशीट है एसएसटी की, और इसमें आज हम पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय। आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 में, 28 जुलाई 1914 को ख़त्म हुआ था 1918 में। इस दौरान जर्मनी की क्या स्थिति रही, आंतरिक उथल पुथल और वैश्विक लेवल पर जर्मनी के साथ क्या हुआ, इसको एक कहानी की तरह मैं आपको समझाऊंगा। ये वर्कशीट तो है ही, इसमें जो बातें लिखी हैं उसको हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, आंसर्स लिख कर दूंगा मैं। इसके अलावा मैं आपको एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह इसका निचोड़ बता दूंगा, जिससे कि आप हमेशा के लिए आसानी से हर चीज़ याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य का मतलब यहाँ से है बच्चों, जर्मनी से ही है, क्योंकि उस टाइम जर्मनी में राजतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि राजा का शासन था। और जो राजा जिस गणराज्य का, यानी कि जिस किंगडम का वो राजा था, उस का नाम ही है वाइमर गणराज्य। ठीक है, और वो जर्मनी ही है, मतलब जर्मनी का ही गणराज्य था वो बेसिकली, और उसको जर्मनी कहें आप या वाइमर गणराज्य कहें। तो युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। मतलब कि वहाँ के लोगों को इस प्रकार से फील करा दिया गया कि आप गुनाहगार हो, है ना। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। कौन? जर्मनी, यानी कि वाइमर गणराज्य। एक तो युद्ध लड़ा था उसने कर्जा लेकर, और क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चला था, युद्ध लंबा चलने की वजह से जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इवन सिर्फ जर्मनी के नहीं, पूरे यूरोपीय देशों के जितने भी देश इसमें शामिल थे, सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उनका अपना जो रिसोर्स था वो ख़त्म हो गया। अब स्थिति ये थी कि उनको कर्जा लेना पड़ रहा था, और युद्ध लंबा चला, लगभग 5 साल। ठीक है, तो वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। अब मान लो देश में नागरिक हैं, तो कुछ नागरिक ऐसे भी होंगे ना जो राजा के प्रति, या देश में जो पार्टी है या देश में जो सत्ता है उसके समर्थक होंगे। तो वाइमर गणराज्य के उसी देश के नागरिक जो समर्थक थे, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा देशवासियों द्वारा ही। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती, क्योंकि वो हार गए थे, तो ये जो मनोदशा थी, ये जो स्थिति थी, 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। इसका राजनीति पर भी असर पड़ा, और अब समाज में सिपाहियों का आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि युद्ध में हार जाने की वजह से सिपाही जो युद्ध लड़े थे, या फिर जो क्षति हुई थी, वो या फिर उनको जो दर्द हुआ था, मतलब हारने का गम तो होता ही है ना, उसकी वजह से उनके ऊपर एक सहानुभूति, एक दया की दृष्टि और सम्मान भी समाज में उनको मिलता था कि कोई बात नहीं, चलो। राजनेता या जो सत्ता में लोग थे वे इससे उबरना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने राजनेता, मतलब कि पॉलिटिशियंस या फिर प्रचारक, जो लोग थे प्रचार करने वाले, समर्थन में बोलने वाले, इस बात पर जोर देने लगे। उनका फोकस अब इस बात पर था कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, मतलब बलवान होना चाहिए, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। ये नात्सी विचारधारा थी, हिटलर की विचारधारा थी। उसका मानना था कि जो अपमान हमारे साथ हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ, हमें युद्ध में हराया है, या फिर हमारे साथ हर जाने वाला व्यवहार किया है वर्साई की संधि 1919 की, है ना, तो इस प्रकार के जो व्यवहार हमारे साथ हुए हैं, हमें इसका बदला लेना है, इसके लिए लड़ना है। तो इसके लिए क्या होना होगा, पुरुषों को, हमारे देश को जो नागरिक हैं या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं नात्सी विचारधारा के अंतर्गत, वे ताकतवर हो, मजबूत हो, मर्दाना गुणों वाले हों। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी विचार
फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान कि मतलब जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना है। राष्ट्रीय सम्मान के बारे में विचार होने लगा और इस बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा इस बात को महत्व मिलने लगा। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। अब आगे देखते हैं नए राजनीतिक विचार क्या थे। राजनीतिक विचार इस प्रकार से थे कि जो सत्ता में सरकार थी यानी कि वाइमर गणराज्य थी, वहाँ पे परिवर्तन की गुंजाइश बन गई। अब लोग उससे छुटकारा चाहते थे और इसके लिए क्या हुआ कि समाजवादी और डेमोक्रेटिक, वैसे सब शुरुआत होती है सबसे पहले यहाँ पर सोवियत संगठन बनते हैं। रूस से प्रभावित होकर जर्मनी में भी जितने मजदूर संगठन थे, मजदूर थे या नाविक थे, वे क्या हुए, उन्होंने सबने अपनी एक संगठन बना ली, सोवियत बना ली। सोवियत का मतलब होता है बच्चों संगठन। वहाँ पे इतने संगठन थे कि उस देश का नाम ही रख दिया गया सोवियत यूनियन, यानी मजदूरों का संगठन और उन संगठनों का बना हुआ एक देश। वहाँ पे अमीर कुछ परसेंट हैं और मजदूर बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज़्यादा है। अमीर इतने हैं और गरीब इतने हैं, और ये अमीर इन मजदूरों का शोषण करते रहे थे और इनको काम के घंटे ज़्यादा, पगार कम, पैसा इतना कि बमुश्किल अपना जीविका चला सकें। जहाँ काम करते थे वह स्थान सही नहीं, उनकी स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं। तो इससे वहाँ समाज में मतभेद, भेदभाव बहुत ज़्यादा था। और इसको ही देखते हुए जो पार्टी आगे निकल के आई, कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी, जो सत्ता पर और संसाधनों पर समाज के हक की बात करती थी, आगे चलकर ये पार्टियां, दोनों पार्टियों में मतभेद हो गया, जिसका फ़ायदा आगे चलकर हिटलर को मिलता है। और ये हिटलर के खिलाफ इकट्ठा नहीं लड़ पाते हैं, और क्योंकि हिटलर ओजस्वी तेजस्वी भाषण देता था, उसके शब्दों में जोश था, तो लोगों को लगता था कि ये बंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा सकता है, जो भुखमरी, गरीबी, आर्थिक तंगी है, मंदी है, इससे हमें उबार सकता है। तो लोग इसके तरफ आकर्षित होने लग गए, हिटलर के तरफ, और इस प्रकार से हिटलर का धीरे धीरे उदय हुआ। जो एक चुनाव हुआ था 1929 में आर्थिक मंदी के बाद, उस समय हिटलर को ज़्यादा महत्व नहीं मिला। उस समय उसको 2.7% वोट मिले थे, लेकिन 1932 में उसको 37% वोट मिले। ठीक है, आगे देखते हैं आर्थिक संकट वाला ये हिस्सा। जर्मनी में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा, 6000 पाउंड। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिर 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इतना ज़्यादा दबाव था, रखाइनलैंड जो उसका कोयले वाला क्षेत्र था, उसको छीन लिया उन लोगों ने, उसके बहुत सारे क्षेत्र बांट लिए फ्रांस ने, डेनमार्क ने वगैरह ने। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी। हुआ क्या था, क्यों छापी थी? एक फ्रांस ने, इसका एक जगह था, जब इसने मना कर दिया ना वो हर्जाना भरने से जर्मनी ने, तो फ्रांस ने क्या किया, रूर नाम का इसका एक औद्योगिक क्षेत्र था, उस पर कब्जा कर लिया। इससे गुस्सा आकर जर्मन सरकार ने क्या करा, बहुत बड़े तादाद में मुद्रा छाप दी। उससे जो उनकी मुद्रा थी मार्क, अब इसका क्या हुआ, विमूल्यन हो गया, इसकी कीमत घट गई। पैसा बहुत ज़्यादा हो गया और सामान उतना ही था या फिर कम था, तो पैसा देने वालों की भीड़ लग गई। अरे मैं दे रहा हूँ, कितना चाहिए, 50 रुपये में नहीं, कितने, 100 रुपये में मैं दे रहा हूँ। इस तरीके की वहाँ बात शुरू हो गई, है ना, जितना पैसा लेना है ले ले भाई, लेकिन मुझे दे दे। तो ये वाली स्थिति आ गई, यानी कि पैसे की मतलब कीमत ख़त्म हो गई। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति, मतलब मुद्रा की वैल्यू में कमी, 5 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा, 50 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा, 500 में कुछ नहीं मिलेगा, और एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि 5000 में भी कुछ नहीं मिलेगा। 5000 कोई कीमत नहीं आज के डेट में 5000 की, वो वाली बात हो गई, अति मुद्रास्फीति। ठीक है ना, जैसे आज जो कीमत 500 रुपीज़ की है, आगे चल के वही कीमत अगर 5000 रुपये की हो जाए, तो अगर किसी की 50,000 रुपये भी सैलरी होगी
तो मुश्किल से महीना निकाल पाएगा, है ना। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। समझ रहे? यहाँ तक बच्चों आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए, ये जर्मनी की जो ये आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, आप लोगों को कुछ इमेज दिखाता हूँ मैं। देखिए स्थिति कैसी थी। यहाँ इस इमेज को देखिए आप। इस इमेज में देख रहे हैं आप, यहाँ से पढ़िए कि वेतन का भुगतान करने के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज़ के नोट लादे जा रहे हैं। 1923 जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो मतलब इतनी गिरावट आ गई थी इसके कीमत में। ये इमेज देख रहे हैं आप लोग, ये आपने बुक में भी देखा होगा या फिर देख पाएंगे आप। तो ये स्थिति थी रुपये की, पैसे की उस टाइम। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद अमेरिका ने इसके लिए एक योजना बनाई, जिस योजना का नाम था डॉब्स योजना। मतलब इस योजना के अंतर्गत अमेरिका जर्मनी की मदद करता, उसकी हेल्प करता, उसके रिवाइवल के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए, मतलब दोबारा से जर्मनी खड़ा हो जाए, इसके लिए वो प्रयास करता। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया, मतलब हल्का कर देना, यही प्रयास था उनका। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आधारित था। अमेरिका मदद तो कर रहा था लेकिन कर्ज देकर। जब 1923 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो क्या हुआ, गिर गया, धराशायी हो गया। मंदी की असर पड़ी उस पर, लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए बाजार से, शेयर बाजार से। बाजार को नुकसान कब होता है बच्चों? जैसे जो पैसे वाले लोग हैं, हमारे आपके पास तो पैसा ही नहीं, जो पैसे वाले अमीर लोग हैं, पूंजीपति है, वो क्या करते हैं, अपना पैसा दबा लेते हैं, मार्केट में निकालते ही नहीं, है ना। जब मार्केट में नहीं निकालेंगे तो किसी की सैलरी नहीं देंगे, या फिर कच्चा माल नहीं खरीदेंगे, फैक्ट्रियों में माल बनना बंद हो जाएगा, लोग घर पे बैठने लग जाएंगे, रोजगार छिन जाएगा लोगों को। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही हुआ कि यहाँ से पूंजीपतियों ने अपना बाजार से पैसा निकाल लिया, मार्केट धराशायी हो गया, और इसके असर यह मदद भी रातों रात बंद हो गई जो अमेरिका करना चाह रहा था या कर रहा था। 1923 से 32 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अर्थव्यवस्था और ख़राब होगी जर्मनी की। अच्छा, जब अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी होगी, फिर अपराध होंगे, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था, लोग निराशा में जी रहे थे। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया। मतलब जो सिस्टम चल रहा था जर्मनी में उस टाइम था तो वाइमर गणराज्य है, लेकिन व्यवस्था चलती थी लोकतांत्रिक तरीके से। तो उस समय लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया कि यार ये तो कुछ कर नहीं पा रहे, है ना। जैसे हमारा विश्वास सरकार से उठ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी सरकार, उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल था। मतलब कि पूरे देश में स्थिति ऐसी हो गई थी कि अस्थिरता थी, लोग बेचैन थे, है ना। भूखमरी थी। भूखमरी इस कदर की थी, आप यहाँ से देखिए, आपको एक इमेज से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं आप कि कैसी स्थिति है। यहाँ से पढ़िए। लाइन पर सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को न तो वेतन की उम्मीद रहती थी, न ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। और ये स्थिति थी, वहाँ पे लोग तख्तियाँ लेकर खड़े रहते थे कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए, है ना। ये देखिए लोग कितने हताश है, परेशान हैं। ऐसी स्थिति थी। इसी स्थिति को देखते हुए जब हिटलर का उदय हुआ, हिटलर ने भाषण देना शुरू किया, नेतृत्व करना शुरू किया, तो लोगों को उसके भाषण में जोश नज़र आया, लोगों को उससे उम्मीद नज़र आई, और
लोगों ने उसका स्वागत किया। आप उसका भी एक चित्र देखिए यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए 1938 के एक इमेज है जिसमें लोग हिटलर का स्वागत कर रहे हैं, और हिटलर को इस यहाँ तक हिटलर नाजी पार्टी का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री बन चुका था, और जनता के विश्वास को मतलब उनके जनता की जो डिमांड थी और जो विश्वास था उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इसी दौरान हिटलर ने एक नात्सीवादी विचारधारा को हावी करते हुए बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, और जो दूसरे धर्म के सेक्ट्स के लोग थे उनके साथ अत्याचार किया, जिसकी वजह से अंत में उसको खुद ही फांसी अपने आप को शूट करना पड़ा, या फिर फांसी लगाई थी अपने हाथ से ही, मतलब सुसाइड करना पड़ा उसको। तो नरसंहार उसके लिए बाद में भारी पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स को करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर आर्थिक प्रभाव, क्या आर्थिक प्रभाव हुए, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध बीता या हुआ उसका जर्मनी पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जर्मनी ने पहले से ही युद्ध लड़ने के लिए कर्जा लिया हुआ था। युद्ध में हारने के बाद उस पर भारी भरकम हर्जाना लगा दिया गया जर्मनी पर। आप सब जानते हैं वर्साई की संधि, 6000 पाउंड का जुर्माना, और रखाइनलैंड को लेना, बहुत सारे उसके क्षेत्रों को ले लेना, उसकी सेना कम कर देना, इस तरीके के उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। अगला प्रश्न देखिएगा दूसरा, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो हम सब जानते हैं कि युद्ध में हारने के बाद और पहले से ही कर्जा होना और फिर आर्थिक तंगी होना। तो इसका जवाब आप ऐसे लिखिए कि वाइमर गणराज्य के सामने विभिन्न चुनौतियां थी। जर्मनी यानी वाइमर गणराज्य युद्ध में हार का सामना, अपमान एवं कर्ज का भारी दबाव, देश की कमज़ोर आर्थिक स्थिति, मंदी, मुद्रास्फीति का बढ़ना यानी चीज़ों का महंगा होना, बेरोजगारी, अपराध, गहरी हताशा का माहौल। तो इस प्रकार से आप दूसरे का आंसर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। जैसा कि हम सब समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हलचल मच गई थी। तो जो कारण थे इसके पीछे, उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, जर्मनी में रूस से प्रेरित होकर शहरों में मजदूरों और नाविकों ने अपनी सोवियत यानी कि संगठन बनाए। समाजवादियों और डेमोक्रेट्स ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक परिवर्तन करने के प्रयास किए। कम्युनिस्ट और समाजवादी जो लगभग समान विचारधारा के उनमें मतभेद हो गया, जिसका फ़ायदा हिटलर को मिला, जिससे आगे चलकर क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को बल मिला। ठीक है, तो ये इसका आंसर तीसरे का इस तरीके से लिखेंगे आप। चौथा प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है उसको आप ऐसे लिखिए समझते हुए आंसर को। वाइमर गणराज्य के समर्थकों को अपमानित किया जाने लगा। वाइमर गणराज्य के समर्थक अपमानित किए जाने लगे। समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में
आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा को सर्वाधिक महत्व मिलने लगा। तो इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है अपना 5वां, यदि सरकार प्रतिवर्ष, जैसा कि जर्मनी में हमें देखने को मिला था, यदि सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उसका क्या परिणाम होंगे, उसके क्या परिणाम होंगे? तो इसका आंसर इस तरीके से लिखिए आप 5वें प्रश्न का, यदि सरकार मुद्रा की अनियंत्रित छपाई करेगी तो इससे मुद्रा का महत्व कम हो जाएगा। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोगों के पास पैसा तो खूब होगा पर बाजार में चीज़ें नहीं होंगी। लोगों के पास पैसे का भंडार होगा लेकिन उसकी बाज़ार में कोई कीमत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि पहले 1 रुपया 100 रुपये बहुत कीमती हुआ करता था। आज 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है। तो समय के अनुसार या फिर जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस चीज़ को तो आप समझते ही हैं। मेरे पास, आपके पास अगर आज 500 रुपये है तो बहुत कीमती है, और कल को अगर 5000 हमारे जेब में हो गया, अरे क्या चाहिए बोलना, अभी खरीदता हूँ। इस तरीके का आता है ना, हमारे अंदर भी एटीट्यूड परिवर्तन होते हैं ना, हमारी मनोदशा चेंज हो जाती है। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। सो थैंक्स फॉर नाउ गाइज, स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। आई होप यू गाइज विल एंजॉय विद मी। आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आएंगी, आपकी समझ बढ़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपने विचार भी लिख सकते हैं आप, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। सो थैंक्स नाउ थैंक्स फॉर नाउ।